हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री। चैप्टर 3 है हमारा यायावर साम्राज्य। इसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2025-26 होने वाला है। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखनी है। चलिए एक बार सिलेबस को देखते हैं। आपकी बुक में टोटल 7 चैप्टर हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों चैप्टर को देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करो। उसके लिए आपको क्लास 11 ESP ये सर्च करना पड़ेगा। इसमें जाके आप टेलीग्राम में आराम से आप हमारे नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा आपको हमारी वेबसाइट पे भी सारी PDF बिल्कुल अरेंज करके मिल जाएगी एक जगह पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये यायावर साम्राज्य के ऊपर है, यानी कि यायावर जो लोग थे उनके ऊपर है। यायावर लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग जो घुमक्कड़ होते हैं। घुमक्कड़ का मतलब है जो एक जगह पे स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, यानी कि एक जगह पे घर बनाकर परमानेंट वो नहीं रहते हैं। ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को यायावर कहा जाता है, या फिर इनको खाना बदोश भी कहा जाता है। ठीक है, ये परमानेंट एक जगह पे नहीं रहते हैं, बस इतना समझना था। तो देखिए यायावर लोग जो है घुमक्कड़ समुदाय से थे। ये मध्य एशिया के मंगोल थे, यानी कि अपने को किसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में? मंगोल के बारे में पढ़ना है। मंगोल कहाँ के हैं? मध्य एशिया के हैं। कैसे लोग हैं ये? यायावर लोग हैं। यायावर कौन होते हैं? जो घुमक्कड़ होते हैं, जो एक जगह पे परमानेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने चंगेज खान के नेतृत्व में 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनका साम्राज्य जो था वो यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था। ठीक है, यानी कि चंगेज खान जो था उन्होंने क्या करा? इन लोगों को एकजुट करा। ठीक है, ये एकजुट हुए चंगेज खान के नेतृत्व में और इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया, पार महाद्वीपीय साम्राज्य बना दिया। पार महाद्वीपीय साम्राज्य का मतलब है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैला दिया, यानी कि यूरोप महाद्वीप में भी आपको इनका साम्राज्य देखने को मिलेगा और एशिया महाद्वीप में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या समझना था? चंगेज खान के बारे में। आगे चलते हैं। अभी हम खाली इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इन्होंने चंगेज खान के नेतृत्व में एक मजबूत सैनिक तंत्र खड़ा कर लिया। यानी कि चंगेज खान ने क्या करा? अपने अंडर में या फिर अपनी लीडरशिप में इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना बनाई, एक बहुत बड़ा सैनिक सिस्टम, सैनिक तंत्र खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से इनका साम्राज्य जो था वो काफी तेजी से फला फूला। ठीक है, इनके पास क्या थी? एक बहुत बड़ी सेना थी, एक विशाल सेना थी। देखिए होता क्या था उस समय में, ये जो होते थे ये लोग जो ये कबीलों में बटे हुए थे, यानी इनके कबीले होते थे। जैसे चंगेज खान है वो किसी कबीले से था, वहां पे बहुत सारे कबीले के लोग रहा करते थे, अलग अलग कबीले थे। तो चंगेज खान ने क्या करा? ये कबीले जो कभी आपस में एक दूसरे से लड़ा करते थे इनको एकजुट करा। ठीक है, इन्होंने क्या करा? चंगेज खान ने इन सभी कबीलों को एकजुट करा और एकजुट करके इनकी एक बहुत बड़ी सेना बना दी। ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, मंगोल एम्पायर के बारे में देखते हैं, यानी कि जो मंगोल साम्राज्य था इसको समझते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जो मंगोल साम्राज्य था वो पार महाद्वीपीय साम्राज्य था। इसका मतलब क्या था? एक से अधिक महाद्वीप में फैला हुआ था। तो टोटल कितने महाद्वीप में फैला हुआ था? 2 महाद्वीप में, जिसमें हमने एशिया भी पढ़ा था और यूरोप भी पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे भारत दिखाई दे रहा है। भारत के ऊपर जाओगे आप तो चाइना दिखता है, उसके और ऊपर जाओगे तो आपको मंगोलिया दिखता है। तो मंगोलिया हो गया जो कि आपको एशिया में दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यूरोप की तरफ आओगे तो यूरोप का हिस्सा भी इसमें आ जाता है कुछ। तो इस तरीके से ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ साम्राज्य था। ठीक है, एक बार ना बहुत ध्यान से देखो, मैं एक बार साइड हट जाता हूँ, आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखिए। ये जो मैप है ना ये आपकी NCERT का है। ठीक है, यानी कि आपकी NCERT किताब में ये मैप दे रखा है। इसमें भी आप देखोगे तो भारत है, भारत के ऊपर देखो ये मंगोलिया है और इसको मंगोल साम्राज्य कहा जाता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं, तो आपको देखने में पता लग जाएगा कि ये यूरोप और एशिया दोनों जगह आपको फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा ये साम्राज्य हुआ करता था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चंगेज खान जो था उसने मंगोलों को संगठित किया। पहले क्या होते थे? ये मंगोल जो थे जो कबीलों में बटे हुए थे और हर कबीले का भाई अपना सिस्टम अलग होता था। कई बार क्या होता था? ये एक कबीले के लोग दूसरे कबीलों से लड़ जाते थे, यानी इनके आपस में क्या हो जाती थी? एक दूसरे से दुश्मनी हो जाती थी। ठीक है, लेकिन चंगेज खान जब आता है उसने क्या करा? उनकी आपस की लड़ाइयों को खत्म करवाया और उन सब कबीलों को एकजुट करा। ठीक है, किसने किया? चंगेज खान ने किया। और मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश, स्टेपी प्रदेश क्या है? अब ये स्टेपी हमें बहुत बार पढ़ना है, पूरे चैप्टर को पढ़ोगे बार बार स्टेपी आएगा। तो ये स्टेपी क्या है?
इसको समझते हैं। तो देखिए, स्टेपी होता है घास का मैदान, ठीक है। घास के मैदान को, दुनिया भर में घास के मैदान फैले हैं, अलग 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 महाद्वीपों में भी घास के मैदान होते हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी की क्लास में, उसमें आपने स्टेपी घास के मैदान पढ़े होंगे, प्रेरीज पढ़ा होगा, कंपोज पढ़ा होगा, ठीक है, पंपास पढ़ा होगा, वेल्ड्स पढ़े होंगे। तो ये जो है ये सब घास के मैदान के नाम है, ठीक है। तो स्टेपिस क्या है, आप याद रखना, ये घास का मैदान है, ठीक है। तो मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में चंगेज खान के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। यानी चंगेज खान ने क्या करा, मध्य एशिया में एक नई राजनीतिक शक्ति बनाई, एक नया राजनीतिक सिस्टम तैयार कर दिया, और इससे यूरोप जो था और जो एशिया महाद्वीप है, यहाँ के जो महान साम्राज्य थे, इसने एक बड़े खतरे का अनुभव करा। अब देखो, चंगेज खान ने क्या करा, अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम बना लिया है। अब वहां पे एशिया और यूरोप में जो पहले से जो साम्राज्य थे, उनके लिए खतरे की घंटी थी। क्यों भाई? क्योंकि अब ये क्या करने वाले हैं, अब एक दूसरे को ये मारेंगे, दूसरे के साम्राज्य को क्या करेंगे, हथियाएंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो यही होना तो जाहिर सी बात है, उस समय में जो सत्ता में दूसरे समुदाय रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं खतरा महसूस हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता सिर्फ मंगोल जातियों का एक महासंघ बनाने तक सीमित नहीं थी। यानी चंगेज खान जो था, उसकी जो राजनीतिक दूरदर्शिता थी, वो सिर्फ ये नहीं थी कि मंगोल जातियों का एक महासंघ बनाना है, बल्कि वो इससे कहीं आगे की सोच रखता था। वो केवल इतना सोचकर नहीं आया था कि मैं सारे लोगों को एकजुट कर देता हूँ, सारे मंगोलों को इकट्ठा कर देता हूँ और उसका एक संघ बना देता हूँ। नहीं, वो उससे आगे की सोच कर आया था कि सबको एकजुट करना है, एक बड़ी सेना बनानी है, पूरा एक तंत्र बनाना है, उसके बाद सारे क्षेत्रों को हमें कब्जाना है। यानी जहाँ पे हमारा शासन नहीं है, उस क्षेत्र में हम जाएंगे, उसको भी अपने कब्जे में लेंगे और अपना जो साम्राज्य है उसको विस्तारित करेंगे, ठीक है, उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। ये इनका उद्देश्य था। ऐसा कहा जाता है कि उसे किसे, यानी चंगेज खान को, यानी ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान जो है, यानी उसको विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त हुआ है, यानी ईश्वर से, ठीक है, यानी भगवान से उसको दुनिया में शासन करने के लिए आदेश मिला है। यानी पूरी दुनिया को वो जीत सकता है, पूरी दुनिया में शासन कर सकता है, ऐसा आदेश चंगेज खान को किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है, ठीक है, ऐसा कहा जाता था। आगे चलते हैं। चंगेज खान का अपना जीवन मंगोल जो जाति थी उस पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने में बीता। यानी चंगेज खान ने अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा जीवन किस चीज में बिता दिया? मंगोल जो जातियां थी उस पर कब्जा करने में, उन जातियों को एकजुट करने में, कबीलों के बीच में लड़ाई झगड़े संघर्ष को समाप्त करके एकजुट करने में और अपने साम्राज्य को बढ़ाने में, इसमें उसका पूरा जीवन बीत गया, ठीक है। आगे चलते हैं। चंगेज खान ने क्या करा, जो चाइना है, चाइना का जो उत्तर वाला हिस्सा है, यानी उत्तरी चाइना, तुरान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और जो रूस के जो स्टेपी यानी जो घास वाले प्रदेश थे, उसके विरुद्ध इसने युद्ध अभियान का नेतृत्व किया। यानी इन्होंने, चंगेज खान और इसकी सेना ने बहुत जगह पे युद्ध अभियान शुरू करे, यानी युद्ध किए, जिसमें आपका चाइना का उत्तर वाला हिस्सा आ जाता है, तुरान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, ठीक है, पूर्वी ईरान का हिस्सा आ जाता है। इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने क्या करा? युद्ध का नेतृत्व किया। बाद में क्या होता है, चंगेज खान के जो वंशज है, यानी चंगेज खान के बाद उसके जो उत्तराधिकारी, उसके बच्चे वगैरह जो थे, उन्होंने इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेज खान के स्वप्न को सार्थक करा, ठीक है। यानी जहां तक चंगेज खान पहुंचा था वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसकी जो आने वाली जो अगली पीढ़ियां थी, उसके जो वंशज थे, उन्होंने और दूर तक जाके चंगेज खान के क्षेत्र को बढ़ाया, विस्तारित किया और दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण करा। किसने करा? चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों ने, ठीक है। तो ये हमको समझना था। चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक उसका जो पोता है, ठीक है, मोंके, क्या नाम है उसका? मोंके, 1251 से 60 ने, इन्होंने क्या करा, फ्रांस का जो शासक था लुई 9 या लुई 9, उसको चेतावनी दी थी। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, दोबारा से इसको समझिए। चंगेज खान का जो पोता था उसने क्या करा, फ्रांस का जो शासक था उसको धमकी दी, उसको चेतावनी दी, ठीक है। चंगेज खान का जो दूसरा पोता है जिसका नाम है बाटू, बाटू ने क्या करा, अपने 1236 से 1241 के अभियानों में रूस की भूमि जो है मास्को, उसको भी रौंद डाला। अब ये अभियान क्या होते हैं ये समझिए। ये क्या होता था, कबीलों में भाई रहा करते थे, लूट मार करके खाते थे,
एक दूसरी जगह पे जाते थे, लोगों को मारना काटना शुरू कर देते थे, उनकी जमीनों को हथिया लेते थे, उनके क्षेत्रों पे कब्जा करते थे। इसको अभियान कहा जाता था, यानी ऑपरेशन कहा जाता था कि अब जा रहे हैं हमारा वहां पे अभियान होगा, ठीक है। तो उनका जो दूसरा पोता था उसने क्या करा, रूस तक पहुंच गया, उसकी जो भूमि है मास्को उसको रौंद डाला। फिर वो पोलैंड, हंगरी यहां पर भी गया और वहां पे भी इसने क्या करा, जीत हासिल करी, यानी कि विजय प्राप्त करी, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग जगह पे अभियान करे। 13वीं शताब्दी तक ऐसा लगने लगा था कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। अब इस लाइन का बहुत गहरा मतलब है, इसको आपको समझना है। यानी कि 13वीं शताब्दी तक ऐसा फील होने लगा, ऐसा महसूस होने लगा कि पूरा आकाश यानी पूरी कायनात जो है कहीं ना कहीं मंगोलों के पक्ष में, यानी मंगोलों के सपोर्ट में, मंगोलों को कोई हरा नहीं सकता, ऐसा लगने लगा था, ठीक है। आगे चलते हैं। चीन का जो ज्यादातर हिस्सा था, मध्य पूर्व, एशिया और यूरोप, ये मानने लगे थे कि चंगेज खान की दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है। यानी कि चंगेज खान जो पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त कर रहा है, जो ये पूरी दुनिया को जीतता जा रहा है, ये ईश्वर का गुस्सा है, इस कारण ऐसा वो कर रहा है। और ये कयामत के दिन तक, कयामत के दिन की शुरुआत है, यानी यहां से कयामत के दिन शुरू होने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके की मतलब उस समय में अफवाहें फैली हुई थी, लोग ऐसा ऐसा सोचने लगे थे। सोचिए मतलब क्या चल रहा था उस समय में। अब बात करते हैं कि ये जो यायावर साम्राज्य है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसकी जानकारी के स्रोत क्या है। यानी कि इस साम्राज्य, यानी ये जो मंगोल साम्राज्य है, जो यायावर साम्राज्य है, जो चंगेज खान का साम्राज्य है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है तो कहाँ कहाँ से मिलती है, यानी कहाँ कहाँ से अपने को जानकारी मिलती है, तो जानकारी के स्रोत क्या है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आप कहोगे यात्रा वृतांत, यानी उस दौरान कोई भी यात्री अगर वहां गया, उसने जो भी देखा, उस समय के बारे में, उस शासन के बारे में जो लिखा, उससे अपने को जानकारी मिलती है। इतिवृत्त यानी इतिहास से हमको जानकारी मिल जाती है। फिर जो नगर का साहित्य था, ठीक है, नगर में लिखने वाले जो साहित्यकार थे, उनके लेखन से अपने को जानकारी मिलेगी, यानी उनकी रचनाओं से जानकारी मिलेगी। फिर चाइनीज लैंग्वेज में जो हमको स्रोत प्राप्त होते हैं उससे जानकारी मिल जाती है। मंगोलियन जो लैंग्वेज थी, यानी मंगोल भाषा में जो हमको जो भी लिखित में कंटेंट मिलता है उससे जानकारी मिल जाती है। अरेबियन जो लैंग्वेज थी, यानी अरबी भाषा में जो भी लिखा हुआ मिला है उससे अपने को जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारे स्रोत है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको बाकी नोट्स में तो आपको प्रोवाइड कराई दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, यानी उनका बैकग्राउंड क्या था, मंगोल किस बैकग्राउंड से थे, उनकी सामाजिक और राजनीतिक बैकग्राउंड क्या था, इसको अपने को समझना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मंगोल जो लोग थे ना, वो विविध जन समुदाय का एक हिस्सा था। जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मंगोल जो थे वो कहाँ से जुड़े हुए थे, कबीलों से जुड़े हुए थे, हमने पढ़ा था ना। और कबीले जो थे वो क्या थे, कबीले अलग अलग थे भाई, बहुत तरह के कबीले होते थे, उन कबीलों के लोग जो थे वो सारे मंगोल कहलाते थे, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है मंगोल जो थे विविध विविध मतलब अलग अलग प्रकार के जन समुदायों का हिस्सा था। ये लोग जो थे पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबंधित थे। कहने का मतलब है, देखो ये कबीलों के नाम है, जैसे पूर्व में जाओगे ततार कबीला हो गया, खितान कबीला हो गया, मंचू कबीले हो गए, और पश्चिम में जाते हो तो वहां पे फिर आपको तुर्की के जो कबीले हैं, इनसे कहीं ना कहीं समानता देखने को मिलती है। किस चीज में समानता देखने को मिलती है, भाषागत समानता, यानी कि इनकी भाषा पूर्व वाले जो कबीले थे और जो पश्चिम वाले कबीले हैं, इनकी भाषा में आपको समानता देखने को मिलेगी, एक जैसी भाषा देखने को मिलती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। कुछ मंगोल जो थे पशुपालक थे, यानी कुछ मंगोल जो थे वो पशुओं को पालते थे, ठीक है, जानवरों को पालते थे। जानवरों से उनको दूध मिल जाता होगा, मांस मिल जाता होगा, ठीक है, खाल उनकी मिल जाती होगी। मंगोल कृषक नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। याद रखना, मंगोल जो थे खेती नहीं करते थे, वो पशु पालते थे लेकिन वो खेती नहीं करते थे, ठीक है। अब देखो आगे क्या था, कुछ मंगोल जो थे वो शिकारी संग्राहक भी थे, यानी शिकार किया करते थे, ठीक है, भोजन का संग्रहण किया करते थे, पशुओं को पाला करते थे, लेकिन मंगोल खेती नहीं करते थे, ठीक है। अपने को ये समझना था। आगे चलते हैं। देखिए, जो पशुपालक थे, यानी जो पशुओं को पालते थे, जो मंगोल पशुओं को पालते थे, वो बकरी और ऊंटों को भी पालते थे, यानी ये घोड़ों को भी पालते हैं भाई, ठीक है, ये भेड़ को भी पालते हैं, ये बकरी को भी पालते हैं, ये ऊंट को भी पालते हैं, इन जानवरों को ये पाला करते थे, ठीक है, इससे इनका काम चल जाता था।
इनका यायावीकरण, इनका जो मतलब ये जो यायावीकरण को आप ऐसे कह सकते हैं, ये जो खाना बदोश थे, इनका खाना बदोशीकरण जो था ये मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ था। ठीक है, मध्य एशिया की जो घास वाली भूमि है, जो चारण भूमि है, जहाँ पे जानवरों को चराया जा सकता है, वैसी भूमि जो है ये क्या थी, ये स्टेपीज भूमि थी। जो मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ, दुनिया भर में बहुत जगह पे घास के मैदान है, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मध्य एशिया में इसको स्टेपी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेपी के जो मैदान थे, यहाँ पे इन्होंने ये जो यायावीकरण है, ये जो खाना बदोश वाली लाइफ है, इसकी शुरुआत इनकी यहीं से हुई थी। ये वर्तमान में आज की डेट में देखें, आज अगर आप इसको ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा आपको, मंगोलिया में। आप मंगोलिया नाम का देश कभी गूगल मैप पे जाके सर्च करना, ठीक है, मैप में आपको क्या मिलेगा, मंगोलिया मिलेगा। तो समझ लो ये उस क्षेत्र का हिस्सा था। इस क्षेत्र का दृश्य जो था वो बहुत ही मनोरम था, यानी बहुत ही सुंदर था। जहां पे भी घास के मैदान होते हैं वो देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ठीक है, पशु चारण के लिए यहाँ पे हरे भरे घास के मैदान थे। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, स्टेपीज घास के मैदान जो हैं वो कुछ इस प्रकार के होते थे, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो। दूर दूर तक आपको घास दिखाई देगी, यहाँ पे जानवरों को चराया जा सकता है, देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम लगते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मंगोल लोग थे वो कहाँ पे रहा करते थे भाई, मंगोल लोग जो थे वो तंबुओं में निवास करते थे, यानी जो टेंट वाले हाउस होते हैं ना, टेंट हाउस मतलब कपड़े का वो टेंट बना दिया, उसके अंदर ये लोग रहा करते थे। परमानेंट घर नहीं बनाते थे। टेंट वाले घर का फायदा क्या है, आज भाई इन्होंने क्या करा, कहीं पे घर बनाया, कल को उसको उठा के कहीं और ले गए, वहां पे 2-4 खंबे गाड़े, फिर से बांध दिया, हो गया काम इनका। इस तरीके से करते थे, यानी मंगोल तंबुओं में निवास करते थे और इन्होंने कोई नगर नहीं बसाया। ठीक है, ये नगरों को लूटने का काम जरूर करते थे, नगर बसाते नहीं थे, दूसरी जगह पे जाके लूट मार करते थे। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे देखो, और अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये जाते थे। जैसे मान लो आज मंगोल इस क्षेत्र पे हैं, तो कुछ समय के बाद उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र पे चले जाएंगे। ऋतुओं में जैसे सर्दी है तो सर्दी वाले क्षेत्र को छोड़ के जहाँ थोड़ा गर्माहट हो उस क्षेत्र में चले जाएंगे। ठीक है, गर्मी ज़्यादा है तो उस क्षेत्र में चले जाएंगे जहाँ पे थोड़ी ठंडक हो। तो इस तरीके से ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाया करते थे। ठीक है, आगे देखो, इस क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। बहुत ध्यान से इस लाइन का मतलब समझो। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्षेत्र है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता था, यानी जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा का मतलब है बहुत ही ज्यादा गर्मी होती थी, यानी जब गर्मी, जहाँ पे गर्मी होती है वहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी है। ठीक है, और जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम मतलब कम से कम जहाँ पे टेम्परेचर है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता था। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ क्षेत्र में गर्मी होती थी तो बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, और कुछ क्षेत्र में सर्दी होती थी तो बहुत ज्यादा सर्दी होती थी। यानी जो मिनिमम और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसका अंतर बहुत ज्यादा था। या फिर आप इसको दूसरे ही लैंग्वेज में समझो कि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता था, यानी गर्मियों में हद से ज्यादा गर्मी हो जाती थी, और सर्दी के समय में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती थी। ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो, कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत लंबा समय सर्दियों का होता था, कठोर ठंड वाला समय होता था। ठीक है, यानी लंबे और कठोर शीत मौसम के बाद थोड़े से समय के लिए गर्मी आती थी। गर्मी के लिए बेचारे तरस जाते होंगे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती थी। यहाँ पे क्या था, एक छोटे समय के लिए खेती करना संभव था। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड में तो खेती उतनी अच्छी हो नहीं पाएगी, ठीक है, तो खेती नहीं हो सकती थी। लेकिन छोटा सा समय आता था जिसमें जो शुष्क समय था या हल्का गर्मी का समय था, उस समय में खेती हो सकती थी। लेकिन फिर भी ये लोग खेती नहीं करते थे, यानी खेती करना पॉसिबल तो था, थोड़ा बहुत खेती हो सकती थी, लेकिन फिर भी ये लोग खेती नहीं करते थे, क्योंकि भाई बाहर से लूट मार कर लेते थे, वहां से चीजें मिल जाती थी, तो इस तरीके से चल जाता था काम। आगे देखो, इस प्रकार से पशुपालन और शिकार के कार्य से अर्थव्यवस्था जो है बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थन नहीं थी। ठीक है, मतलब उसके समर्थ नहीं थी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पशुपालन और शिकार का काम होता था उससे काम तो चल जाता था इनका, लेकिन अर्थव्यवस्था से जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसका भरण पोषण नहीं हो सकता। खेती ये लोग करते नहीं है, अगर खेती करते तो इनको 12 महीने अनाज मिल जाता। अब खेती ये करते नहीं है, तो खाली ये पशुपालन करके शिकार करके थोड़ी मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इसलिए इन क्षेत्रों में
कोई नगर विकसित नहीं हो पाए, ठीक है, कोई नगर ही नहीं बन पाया। नगर तब बनेगा ना जब इनके पास खुद खाने पीने को होगा, जब था ही नहीं उतना ज्यादा तो कैसे नगर बच सकता था। मंगोल लोग जो थे अपने पशुओं के साथ सर्दियों में अपने निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की तरफ चले जाते थे। यानी सर्दियों में क्या करते थे ये लोग, गर्मी वाले जो चारण भूमि थी, जो स्टेपीज घास के मैदान थे, उधर की तरफ चले जाते थे। मंगोल जो लोग थे इनके पास संसाधन की बहुत ज्यादा कमी थी, इनके पास संसाधन उतने नहीं अवेलेबल थे। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पे कुछ परिवार ऐसे होते थे जो बहुत पैसे वाले होते थे, बहुत धनी होते थे। धनी परिवार जो होते थे वो बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे। इनके पास अधिक संख्या में पशु भी होते थे, चारण भूमि भी होती थी। जिसके पास जितने ज्यादा पशु होते थे वो उतना अमीर माना जाता था, जिसके पास जितनी ज्यादा भूमि होती थी वो उतना अमीर माना जाता था। इस कारण उनके अनेक अनुयायी हो जाते थे, यानी जो अमीर लोग थे उनके बहुत सारे फॉलोवर हो जाते थे। और स्थानीय राजनीति में भी कहीं ना कहीं उनका दबदबा रहता था। क्योंकि भाई देखो, दुनिया का कोई भी समाज हो, पूरी दुनिया में कोई भी समाज हो, जहां पे जो ताकतवर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनका राजनीति में वर्चस्व भी आपको देखने को मिलेगा। हर जगह यही होता है, ऐसा ही यहाँ पे भी होता था। ठीक है, आगे देखो। यहाँ समय समय पर प्राकृतिक आपदा आती रहती थी। कभी भूकंप आ जाए, मान लो कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा आ जाए, ये यहाँ पे आती रहती थी। और शिकार सामग्रियां जो है और अन्य भंडार में रखी हुई जो सामग्रियां हैं वो खत्म भी हो जाती थी। जब वो खत्म हो जाती थी तो खत्म होने की स्थिति में या बारिश ना होने पर घास के मैदान जो थे वो सूख जाते थे। ऐसे में चरागाह की खोज के लिए इनको क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह पे भटकना पड़ता था। जैसे मान लो बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, घास के मैदान सूख जाएंगे, घासें खत्म हो जाएगी। तो ये कहाँ जाएंगे, ये ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे इनको घास मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग किया करते थे। इस दौरान इनमें झगड़े हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा होता था। पशु को प्राप्त करने के लिए ये लूटपाट करा करते थे। ठीक है, ज्यादातर जो परिवार थे, इसके समूह जो थे, ये आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने के लिए अधिक शक्तिशाली और संपन्न परिवारों से मित्रता कर लेते थे और अपना परिसंघ बना लेते थे। बहुत ध्यान से समझना है। देखिए क्या होता था, कभी कभी क्या होता था, ये जो समुदाय हैं आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते थे। पशु को प्राप्त करने के लिए कभी कभी लूटपाट कर लिया करते थे, आपस में ही लड़ जाते थे। ज्यादातर जो परिवार थे, इनके समूह जो थे, आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने के लिए अधिक शक्तिशाली परिवारों के साथ दोस्ती कर लेते थे ताकि उनकी रक्षा हो सके। ठीक है, और इस तरीके से ये लोग परिसंघ बना लेते थे। हालांकि ये परिसंघ बहुत लंबे समय तक चलते नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे परिसंघ जो थे ये ज्यादातर छोटे और अल्पकालिक होते थे, यानी छोटे समय तक ही इनका मतलब ये संगठन चल पाता था। चंगेज खान जब आता है, उसने क्या करा, मंगोल और तुर्की के जो कबीले थे उनको आपस में मिला दिया और एक मजबूत परिसंघ बना दिया, एक मजबूत मतलब ग्रुप बना दिया। ये संघ जो है ये 5वीं शताब्दी के अटीला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। यानी 5वीं शताब्दी में जो अटीला जो था उसने एक बड़ा संघ बनाया था, उसके बराबर मान लीजिए। चंगेज खान के द्वारा बनाया गया जो परिसंघ था ये ज्यादा स्थायी था, यानी ज्यादा लंबे समय तक चला। परिसंघ का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। मतलब एक अलग अलग कबीलों को इन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, अलग अलग कबीलों को जोड़ने के बाद उन सबको एक परिसंघ बना दिया, एक संगठन टाइप का बना दिया। उसके सारे सदस्य हो गए जो कि लंबे समय तक चला। चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी इनका जो संघ था वो चलता रहा। चंगेज खान के द्वारा बनाई गई जो सेना थी वो बहुत ही ताकतवर थी, बहुत ही शक्तिशाली थी और बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, इनकी जो सेना थी ये क्या करती थी, कभी चाइना पे, कभी ईरान पे, कभी यूरोपीय सेना जो थी उस पर लड़ने के लिए मतलब तैयार रहती थी। कभी चाइना पे आक्रमण कर देते थे, कभी मन करा तो ईरान पे आक्रमण कर दिया, कभी यूरोप की सेना से लड़ने लगे, हमेशा लड़ते ही रहते थे। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की भारी कमी थी और इसके कारण मंगोल जो थे मध्य एशिया के यायावारों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी देश चीन के जो स्थायी निवासी थे उनके पास जाना पड़ता था। अब देखो इनके पास क्या है, संसाधन तो है नहीं या इन यायावार लोगों के पास। अब ऐसे में भाई देखो सारी जिंदगी शिकार वगैरह से तो चल नहीं पाएगी, तो इनको दूसरी चीजें तो खरीदनी पड़ेगी ना। अब दूसरी चीज खरीदेंगे कहाँ से भाई, तो उसके लिए चाइना चले जाते थे, चाइना से व्यापार करते थे। अब इनके पास देने के लिए क्या है, इनके पास जानवर है, जानवर बेच सकते हैं, उनका मांस बेच सकते हैं। ठीक है, उनकी खाल बेच सकते हैं, दूध वगैरह या कोई ऐसी चीज है वही बेच सकते हैं। और तो कुछ इनके पास है नहीं, खेती ये लोग करते नहीं है, संसाधन इनके पास है नहीं। तो इसी तरीके से ये अपनी कुछ चीजों को दे दिया करते थे और बदले में कुछ सामान इनको मिल जाता था। और एक और खास बात है जो समझना है आपको, देखो यायावार समाज के लोग जो थे ये कृषि उत्पाद और लोहे का सामान चीन से आयात करते थे। क्यों, क्योंकि भाई कृषि नहीं करते थे ना, इनके पास खेती तो थी नहीं।
अब खेती नहीं है तो अनाज भी चाहिए, खेती के से मिलने वाली चीज़ें भी चाहिए, तो ये चाइना से ले लिया करते थे। और बदले में घोड़े वगैरह या फर वगैरह या अन्य शिकार में जो जानवर वगैरह इनके पास होते थे उसको निर्यात कर देते, यानी अपने जानवर वगैरह दे देते थे, बदले में अनाज ले लेते थे। और कभी कभी ये क्या करते थे, लूटपाट भी कर देते थे, ऐसा भी समझिए। कई बार ये चाइना चले गए, जाके किसी गांव को लूट लिया, ऐसा भी कर देते थे ये लोग। जो समाज स्थायी निवास करते थे वो कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि यायावार जो थे यहाँ पे क्या करते थे, लूटपाट करते थे। अब समझिए यायावार लोगों को फायदा कैसे था। देखो, जो चंगेज खान वाला समुदाय है वो यायावार है, यानी वो कहीं पे भी परमानेंट नहीं रहते, तंबू में रहते हैं, खेती ये लोग करते नहीं, ठीक है, कभी कहीं कोई ठिकाना नहीं इनका परमानेंट। अब ये क्या करते हैं, ये जाते हैं चाइना में, चाइना में उन लोगों के पास जाते हैं जो खेती करते हैं, ठीक है, जो परमानेंट रहते हैं, तो जाके उनको लूट लेते हैं और भाग जाते हैं। अब भाई इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, कहीं भी जाके अपना टेंट गाड़ा, वहां पे रहने लगे, अगले दिन कहीं और टेंट लगा लिया, ऐसे रहते थे। तो जाहिर सी बात है इनको तो फायदा हो जाता था, लूट लेते थे, लेकिन इनको नुकसान हो जाता था, क्योंकि ये तो परमानेंट रहते थे, ये तो अपना घर नहीं छोड़ सकते, अपना खेत नहीं छोड़ सकते, कैसे जाएंगे। तो ये समस्या इनके साथ रहती थी, ठीक है। आगे देखो, मंगोलों ने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया, यानी इनकी खेती को भी उजाड़ा और नगरों को लूट लिया। यायावार जो तो लूटपाट करते थे और खूब दूर भाग जाते थे, जिससे कि उनको बहुत ही कम नुकसान होता था। पूरे इतिहास में चीन को सबसे ज्यादा जो अगर नुकसान होता था तो इन्हीं से होता था, यानी मंगोलों से, यानी यायावार से अलग अलग शासन कालों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरे इतिहास में आप देखोगे तो चाइना को बहुत नुकसान पहुंचाया है। किसने चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है? इन्हीं यायावार लोगों ने, ठीक है। आगे देखते हैं। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जो चीनी शासक थे, इन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दिया था, जिससे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। अब देखो, अब चाइना हो गया समझदार, चाइना को पता था कि ये मंगोल जो है बार बार आक्रमण करते हैं और भाग जाते हैं, ये तो भाई परमानेंट रहते नहीं है कहीं। अब हमें तो अपने चाइना को बचाना है। जो चाइना के शासक थे वो ये सोच रहे थे कि हमें अपने चाइना को बचाना है, ठीक है, जो चाइना के थे। यायावार ये सोच रहे थे हम इनको लूटते जाएं। अब इनके बीच में लड़ाई चलती थी, तो चीन के शासकों ने क्या सोचा कि हम एक बहुत बड़ी दीवार बना देते हैं, इतनी ऊंची दीवार बनाएंगे कि मंगोल लोग हमारी तरफ आ ही नहीं सकेंगे और चाइना जो है सुरक्षित हो जाएगा। ऐसा चाइनीज सोचने लगे, तो चाइना ने बना दी एक दीवार। उस दीवार को भाई क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उस दीवार को कहा जाता है चाइना की दीवार, ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। कुछ इस प्रकार से दिखती है चाइना की दीवार, आप मेरे पीछे ध्यान से देखिए, इसे चाइना की दीवार कहा जाता था। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई जिसे चाइना की दीवार कहा जाता है। ये किस लिए बनाई गई थी? सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा के लिए? चीन की सुरक्षा के लिए। किससे सुरक्षा करवानी थी भाई इनको? इनको जो मंगोल लोग थे, यायावार लोग थे, जो चंगेज खान के लोग थे, उनसे सुरक्षा करवानी थी, ठीक है। तो ये अपने को समझना था। चंगेज खान को समझते हैं। देखिए, चंगेज खान जो है इसके बचपन का नाम था तैमुजिन, ठीक है, याद रखना, हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में पूछ ले। चंगेज खान के बचपन का नाम था तैमुजिन, ठीक है। जन्म हुआ था 1162 ईस्वी के आसपास। कहाँ पे हुआ था? मंगोलिया। आज के समय में उस क्षेत्र को मंगोलिया कहा जाता है, ठीक है। मंगोलिया में जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे एक ओनोन नदी बहती है, इसके निकट हुआ था, ठीक है। तो मंगोलिया याद रखना है। फिर चंगेज खान के पिता का जो नाम था वो था येसुजई, ठीक है, येसुजई इनके पिता का नाम था। ये कहाँ के मुखिया थे? कियात कबीले के, ठीक है। कौन से कबीले से संबंधित थे? कियात कबीला। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये कबीलों से रिलेटेड होते थे, कबीले वहां बहुत सारे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये एक परिवारों का समूह था, ठीक है, इनका जो कबीला था परिवारों का समूह था। और बोरजिगिद, ठीक है, बोरजिगिद कुल से संबंधित है, यानी बोरजुगिद कुल का मतलब यहाँ पे परिवार है, ठीक है, बोरजुगिद परिवार से संबंधित था। इनके पिता की कम उम्र में ही हत्या कर दी गई थी, यानी इनके पिता की एज ज्यादा नहीं थी, उस समय में ही क्या कर दी गई? इनकी हत्या कर दी गई। और इसकी जो माता थी ओलुन इके, इसने तेमुजिन को और उसके जो सगे भाई और उसके जो सौतेले भाई थे उसका लालन पालन पोषण वगैरह किया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या समझा है कि जो तेमुजिन है, यानी जो चंगेज खान है, ठीक है, इसके पिता की क्या कर दी गई थी? कम उम्र में ही हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इनको पाला किसने था? उसकी माता ने पाला था, ठीक है। आगे देखते हैं। 1170 के दशक में तेमुजिन का अपहरण कर लिया गया, यानी इसको किडनैप कर लिया गया और इसको दास बना दिया गया, यानी कि गुलाम बना दिया गया, ठीक है। और उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था बोर्टे, इसका भी विवाह के बाद अपहरण कर लिया गया, यानी इसकी पत्नी को भी किडनैप कर लिया गया। और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। तो फिर जो चंगेज खान था, जो तेमुजिन था,
उसको और उसकी बीवी को किडनैप कर लिया था। ठीक है, तो उसको अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ा, ठीक है, लड़ाई करनी पड़ी। विपत्ति के इन वर्षों में भी चंगेज खान ने कई मित्र बनाए, बहुत सारे दोस्त बनाए थे। इसमें बोगू रचू जो है उसका पहला दोस्त था और उसे हमेशा उसके साथ में रहा करता था। ठीक है, उसका सगा भाई था जिसका नाम था जमुका भी उसका भाई था और उसका एक विश्वसनीय मित्र था, यानी उसका दोस्त भी था। ठीक है, उसका सगा भाई भी था। तेमुजिन जो था, इसने कैराइट लोगों के शासक जो थे उसको अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुर्गिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना करी। यानी इसके पिता के जो तेमुजिन जो था, यानी जो चंगेज खान था, इसने कैराइट लोग जो थे, कैराइट मतलब समुदाय होगा कोई, ठीक है, उसका जो शासक है, जो कि इसके पिता उसके शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई, यानी इसके पिता का जो सगा भाई था, ठीक है, तुर्गिल ओंग खान जो था, उसके साथ रिश्ते की दोबारा पुनर्स्थापना करी। यानी इसके पिता के जो भाई थे उसके साथ क्या करा, इन्होंने अपने रिलेशन को ठीक करा। जमुका जो था उसका पुराना मित्र था और बाद में वह उसका दुश्मन बन गया था। ठीक है, शुरू में तो उसका दोस्त था लेकिन बाद में उसकी उससे क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। 1180-90 के दशक में तेमुजिन जो है ओंग खान का मित्र रहा और उससे मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। यानी पहले उसका दोस्त था, अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करते हुए उसने जमुका को पराजित कर दिया। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजिन जो था उसमें काफी कॉन्फिडेंस आ गया, उसे लगा कि भाई अब मैं किसी को भी पराजित कर सकता हूं। अब चंगेज खान दूसरे कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा, यानी चंगेज खान कहलाता है तेमुजिन। ठीक है, अब इसने क्या करा, इसने अपने जमुका भाई को तो हरा दिया था, अब ये चल दिया है दूसरे कबीलों से लड़ने के लिए। उसके बाद चंगेज खान अपने पिता के हत्यारे, यानी जिसने चंगेज खान के पिता की हत्या करी थी, ठीक है, जो शक्तिशाली तातार कैराइट और खुद ओंग खान के विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ दिया। तो इसने क्या करा, ये घर से निकला, ठीक है, जमुका को ये हरा चुका था, ये सीधा गया कहाँ पे, अपने पिता के हत्यारे से लड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए गया और उससे युद्ध छेड़ दिया। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तेमुजिन जो था इसने उनको पराजित किया। उसके बाद जो स्टेपी क्षेत्र है यहाँ की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया, क्योंकि इसने उस समय में 2-3 महत्वपूर्ण लोगों को पराजित कर दिया था, जिसकी वजह से इसको क्या मिला, इसको कहीं ना कहीं वहां पे एक प्रसिद्धि मिल गई। ठीक है, फेमस हो गया, सब जानने लगे इसे। उसकी ये जो प्रसिद्धि थी, प्रतिष्ठा थी, इसको मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा जो थी उसमें मान्यता मिली। यानी मंगोल जो कबीले के सरदार थे उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी प्रसिद्धि को मान्यता दी, वो भी इसके साथ आ गए कि हम आपके साथ हैं। आगे देखो, उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, चंगेज खान को उपाधि मिल जाती है। उपाधि का मतलब है उसको समुद्री खान के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, उसको सार्वभौम शासक कहा जाने लगता है और मंगोलों का हीरो उसको घोषित कर दिया जाता है कि चंगेज खान कौन है, मंगोलों का हीरो है। यहाँ पे पूरा कबीला उसके सपोर्ट में आ जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। चंगेज खान जो था इसने मंगोल लोगों की मजबूत सेना बना ली थी। ठीक है, चंगेज खान जो था चीन को जीतना चाहता था। अब इसने क्या करा, अब ये बहुत कॉन्फिडेंस में आ गया, सब इसके सपोर्ट में आ गए हैं, कईयों को इसने पराजित भी कर दिया। तो इसने सोचा क्यों ना एक मजबूत सेना बना लूं, तो इसने एक बहुत ताकतवर सेना बनाई। ठीक है, अब सेना बनाने के बाद इसके दिमाग में ये आया कि अब हमने सेना तो बना ली, अब हमको क्या करना चाहिए, चाइना पे क्या कर देना चाहिए, हमला कर देना चाहिए। ठीक है, तो चंगेज खान ने क्या सोचा कि चाइना पे हमला कर दूं और चाइना को जीत जाऊं, यानी जीतना चाहता था। चीन उस समय में 3 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, यायावर कबीले जो थे वो बार बार चीन पे क्या करते थे, आक्रमण करते थे और वहां पे लूट लेते थे उनको। इन आक्रमणों से बचने के लिए चीन की दीवार बनाई गई थी, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। मंगोलों ने अमू दरिया, तुरान, ख्वारिज्म तक क्या करा, अपना साम्राज्य फैला दिया। यानी मंगोल क्या कर रहे थे, अपने साम्राज्य को बहुत तेजी से फैलाते हुए जा रहे थे और बहुत दूर दूर तक इन्होंने क्या करा, अपना साम्राज्य फैला दिया था। ठीक है, मंगोल सेनाओं के सामने ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बलख, निशापुर, हेरात, इनकी जो सेना है, इन सभी ने क्या करा, इनके सामने समर्पण कर दिया। यानी मंगोल सेना इतनी ताकतवर थी कि जहां पे भी जाती थी सभी सेनाओं को पराजित कर देती थी, सब इनके सामने क्या कर देते थे, सरेंडर कर देते थे। ठीक है, आगे देखो, जिन नगरों में चंगेज खान का विरोध किया
उन नगरों को तहस नहस कर दिया। यानी जहां पे भी चंगेज खान का विरोध किया गया, चंगेज खान जहां पे भी जाता था, जहां पे विरोध मिलता था, उसको पूरी तरीके से क्या कर देता था, तहस नहस कर देता था। ठीक है, आगे देखो, एक मंगोल राजकुमार की हत्या के बाद चंगेज खान ने नरसंहार का आदेश दिया। यानी एक मंगोल राजकुमार जो था उसकी हत्या हो गई थी, किसी ने हत्या कर दी थी। उसके बाद चंगेज खान बहुत गुस्से में आया, क्योंकि भाई उनके मंगोल की हत्या कर दी गई है, तो उसने आदेश दे दिया कि नरसंहार कर दो। नरसंहार मतलब जहां पे जो भी दिखे सीधा उसको मार दिया जाए। चंगेज खान ने रूस, अफगानिस्तान, असम, अजरबैजान तक क्या करा, इसने आक्रमण किया। चंगेज खान ने अपना जीवन जो था युद्ध लड़ने में बिताया, और 1227 में जाके क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान ने जब नरसंहार करवाया था तो वहां पे इंसानों को तो मारा गया था, यहां तक कि वहां पे जो कुत्ते बिल्लियां थे, ठीक है, कुत्तों को, बिल्लियों को, उनको भी मार दिया गया था। इस तरीके की कहानी बताई जाती है। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धि, यहां से आपके पेपर में आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में, कि चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों पे चर्चा कीजिए। तो चंगेज खान की सैनिक उपलब्धि की बात करते हैं, तो इसके पास क्या था ऐसा, इसके पास थी एक कुशल सेना, यानी एक बेहतरीन सेना थी, जो स्किल थी, जो लड़ना जानती थी। फिर तीरंदाजी सेना, यानी तीरंदाजी भी जानते थे, ये तीर चलाना भी जानते थे। इनके पास घुड़सवार सैनिक भी थे। ठीक है, अनुशासित सैन्य शक्ति थी इनके पास घेराबंदी यंत्र थे, जिससे कि ये घेराबंदी करके मार दिया करते थे लोगों को। सैन्य अभियान ये करते रहते थे, आपने देखा होगा कि यूरोप में, एशिया में, चाइना में, कई जगह पे ये अपना क्या करते थे, हमला करते रहते थे। इनकी जो स्ट्रेटेजी होती थी वो बहुत तगड़ी होती थी, ऋतुओं का इनको ज्ञान था। ठीक है, और सही तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर पूरी प्लानिंग करके ये आक्रमण किया करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, अब तो हो गई है चंगेज खान की मृत्यु। ठीक है, अब 1227 के आसपास आ चुके हैं जहां पे चंगेज खान की मृत्यु हो गई है। क्या चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य खत्म हो गया या और ज्यादा फला फूला? ठीक है, इसको समझते हैं। यानी चंगेज खान की मृत्यु के बाद, चंगेज खान की मृत्यु के बाद हम ये जो मंगोल साम्राज्य है, सॉरी, इसको हम दो चरण में देखेंगे। ठीक है, पहला चरण देखेंगे 1236 से लेके 1242 तक, यानी इस समय के दौरान क्या क्या यहाँ पे हुआ इसको देखेंगे। दूसरा चरण है 1255 से लेके 1300 तक का। ठीक है, इस दौरान क्या क्या हुआ इसको समझेंगे। तो पहले चरण में क्या करा इन्होंने, जो रूस का स्टेपी क्षेत्र था, ठीक है, बुलधार हो गया, कीव हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, यहाँ पे इन्होंने अपने अभियान चलाए। फिर दूसरे चरण में चाइना की तरफ, ईरान की तरफ, इराक की तरफ, सीरिया की तरफ इन्होंने अभियान चलाया और वहां पे भी विजय प्राप्त करी। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, मंगोल सेनाओं के लिए सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों में तेजी जारी रख पाना संभव नहीं था। आखिर ऐसा क्या हो गया था 1260 के बाद, जो वो पश्चिम के अभियान जो थे वहां पे मतलब तेजी से नहीं जा पा रहे थे आगे? क्यों नहीं, मतलब वो अभियान चला रहे थे लगातार, इसको समझते हैं। तो देखिए, वियना हो गया और पश्चिमी जो यूरोप है और जो मिस्र है, यहाँ पे मंगोल सेनाओं के अधिकार में ये वाले जो क्षेत्र हैं ये तो बच गए थे। यानी ये सारे क्षेत्र कहाँ पे रहे, किसके अधिकार में रहे, मंगोल सेनाओं के। लेकिन मंगोल सेना जो थी वो हंगरी का जो स्टेपी क्षेत्र है वहां से पीछे हट गई। फिर मिस्र की सेना के द्वारा उनको पराजित कर दिया गया। मंगोल की सेना गई मिस्र की सेना से लड़ने, लेकिन मिस्र की सेना ने उनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसके बाद नई राजनीतिक प्रवृत्तियों का उदय होने का संकेत मिला। यानी कि चंगेज खान के बाद जो मंगोल शासन था वो कमजोर हो चुका था। आपने पहले नहीं पढ़ा होगा कि ये कहीं पे भी पराजित हुए या कहीं पे भी हारे, लेकिन चंगेज खान की मृत्यु के बाद ये कमजोर हो गए थे और कहीं ना कहीं हारने की शुरुआत हो गई थी। तो यहां से ऐसा लग रहा था कि मतलब जो ये मंगोल साम्राज्य वाला सिस्टम है ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, तो इसके दो कारण बताए जाते हैं। वो दो कारण कौन से, इसको देखते हैं। पहला कारण बताया जाता है कि चंगेज खान के बाद मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी। यानी चंगेज खान के बाद जो मंगोल परिवार है इसमें उत्तराधिकार को लेकर समस्या आ रही थी, क्योंकि चंगेज खान के बाद कौन उत्तराधिकार बनेगा, फिर उसके बाद कौन बनेगा, ये थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी। फिर जब प्रथम दो पीढ़ियां, जिसमें जोची हो गया, ओगोदई हो गया, इसके उत्तराधिकारी जो है महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए। यानी दो पीढ़ियों तक किसी तरीके से चल गया। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अब ये यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा
अपने हितों की रक्षा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए हो गया था। यानी पहले तो ये कभी यहाँ अभियान कर रहे हैं, कभी वहाँ अभियान कर रहे हैं। अभियान का मतलब है सेना लेके निकल दिया और लड़ना शुरू कर दिया, जीत लिया, इस तरीके से लूटपाट मचा दी। अब ये अपने खुद के पर्सनल फायदे ज़्यादा देखने लगे। अभी अभियान कम कर रहे हैं और पर्सनल फायदा ज़्यादा देख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर हुआ। दूसरा कारण क्या था, ये स्थिति तब सामने आई जब चंगेज खान के जो वंशज है, इसको तोलुविंद शाखा के जो उत्तराधिकारी थे, इन्होंने जो उसका पुत्र वगैरह थे जोची और ओगोदोई वंश, इनको कमजोर कर दिया। यानी कि इन्हीं के वंश के, इन्हीं के परिवार के लोगों ने कहीं ना कहीं इनको कमजोर करना शुरू कर दिया था। मोंके जो कि चंगेज खान का सबसे छोटा पुत्र तोलुई का वंशज था, उसके राज्याभिषेक के बाद 1250 के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान इन्होंने करे थे। ठीक है, लेकिन 1260 के दशक में तोलुई के वंशज जो थे, इन्होंने चीन में भी अपने हितों को बढ़ाया। उसी समय सैनिक और सामग्रियों, जो सैनिक हैं और जो उनको सामग्री चाहिए, उसको मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया। ठीक है, यानी मंगोल साम्राज्य का जो मुख्य भाग था, जो मेन हिस्सा था, वहां पे इन्होंने अपनी सेना को भेज दिया और सैनिक सामग्रियों को भेज दिया। ठीक है, इसके बाद फिर मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने छोटी सी सेना भेजी, मिस्र की सेना के सामने छोटी सी सेना भेजी। मंगोलों की हार हो गई और तोलुई परिवार जो था वो चीन की तरफ बढ़ते हुए इंटरेस्ट से उनका परिश्रम की ओर विस्तार भी रुक चुका था, क्योंकि भाई ये चाइना की तरफ ही ज़्यादा देख रहे थे। चाइना ही मतलब इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका भी इनको नुकसान हुआ, बाकी जगह से ये हारना शुरू हो गए थे। ठीक है, उसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर, बॉर्डर पर, जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। इसी दौरान क्या होता है कि जोची हो गया और जो तोलुई वंशज है, ये आपस में ही लड़ने लगे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका ध्यान हट गया यूरोपीय अभियानों से। अब ये यूरोप की तरफ अभियान करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपस में ही लड़ रहे हैं, और आपस में लड़ने से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो ये आपस में लड़के कमजोर होने लगे। अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। इसको समझते हैं। तो देखिए, जो मंगोल हैं, मंगोल और दूसरे अनेक यायावर समाज, इसमें क्या होता था, एक रूल होता था मंगोलों में कि जो भी उनका हेल्दी पर्सन है, यानी उनके परिवार में जो भी तंदुरुस्त वयस्क यानी अडल्ट है, उसको हथियारबंद होना जरूरी है। यानी कि उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, सेना में शामिल किया जाता था। ठीक है, उसको कंपलसरी होता था कि उसमें शामिल किया जाए, ताकि जब जरूरत पड़े तो इन्हीं लोगों में से क्या हो जाता था, सेना बन जाती थी। क्योंकि भाई ये अभियान वगैरह करते रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, ठीक है, इनके आक्रमण भी चलते थे, तो अपने ही परिवारों में जो हेल्दी पर्सन होते थे उसको ये तुरंत ही सेना में ले लेते थे। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। हुआ क्या कि जब अलग जो मंगोल जनजाति थी, जब उसका एकीकरण हो गया, उसके बाद जब अलग अलग लोगों के खिलाफ जब अभियान हुए, तो चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। कहने का मतलब है चंगेज खान जो है अपनी सेना का उसने विस्तार कर दिया और अलग अलग लोगों को उसमें शामिल किया, ताकि उसकी सेना क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। उससे उसकी सेना जो थी वो पहले क्या होता था, उनकी सेना छोटी होती थी, लेकिन अब जो उसकी सेना है उसमें एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई है। पहले सेना क्या थी, छोटी होती थी, उसके खुद के कबीले के लोग होते थे और अन्य मंगोल कबीले के कुछ लोग होते थे, लेकिन अब उसने विषम जातीय संगठन बना लिया, यानी अलग अलग कबीलों के, अलग अलग जातियों के लोग जो थे, ठीक है, वो उसमें शामिल कर लिए। तो अब उसकी सेना क्या हो गई है, विषम जातीय भी हो गई है और पहले से काफी बड़ी भी हो गई है। चंगेज खान ने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। यानी कि चंगेज खान ने क्या करा था, जो प्राचीन जनजातीय समूह थे यहाँ पे, उनको अलग अलग सदस्यों को उसमें शामिल किया और जो उनकी खुद की सेना होती थी उसको क्या कर लिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, सेना में उनको शामिल करने से क्या होती गई, सेना उनकी बड़ी होती गई। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से बिना परमिशन लिए बाहर जाने का प्रयास करता था तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, बिना अपने अधिकारी की परमिशन के बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसको दंड मिलता था, उसको सजा मिलती थी। सैनिकों की जो सबसे बड़ी इकाई यानी जो यूनिट होती थी वो 10,000 सैनिकों की थी। यानी एक यूनिट में आप ये लगा लो 10,000 सैनिक होते थे, तो कितनी बड़ी सेना इनके पास थी आप अंदाजा लगा सकते हो। इसमें अलग अलग जो कबीले होते हैं, अनेक कबीले और अलग अलग जो परिवार थे उसके लोग शामिल होते थे। ठीक है, सेना किससे बनी थी, कबीलों के लोगों से मिलकर बनी हुई थी।
चंगेज खान जो था उसने क्या करा, चंगेज खान ने अपने नए जीते हुए लोगों पर शासन करने की जिम्मेदारी अपने 4 पुत्रों को सौंप दी। चंगेज खान ने क्या करा, जो जो भी नया क्षेत्र जीता था उस पर शासन करने के लिए उसके जो 4 पुत्र थे उनको जिम्मेदारी सौंप दी थी कि भाई ये मेरे क्षेत्र है और तुम चारों जाओ वहां पे अपना शासन करो। नई सैनिक टुकड़ियां जो थी वो उसके 4 पुत्रों के अधीन कार्य करती थी, यानी जो नई सेना बनाई गई थी वो भी उसके चारों पुत्रों के लिए ही काम कर रही थी। और ये सेना क्या कहलाती थी, नोयान कहलाती थी। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि नोयान से क्या अभिप्राय है, तो आप बोलोगे नोयान क्या थी, चंगेज खान की सेना थी जो किसके लिए काम करती थी, उसके चारों पुत्रों के लिए काम करती थी। ठीक है, तो आपको ये बताना है। इस नई सैन्य व्यवस्था में चंगेज खान के अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़े निष्ठा से कई वर्षों में हर अवस्था में चंगेज खान का साथ दिया था। यानी कि ये जो नई सेना चंगेज खान ने बनाई है इसमें वो सारे लोग शामिल हैं जो कभी चंगेज खान के हमेशा साथ रहे हैं। ठीक है, चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा आंडा कह के सम्मानित किया है। आंडा का मतलब यहाँ पे क्या है, आंडा का मतलब है सगा भाई। यानी कि चंगेज खान ने कुछ लोगों को जो उसके प्रिय थे, जो उसके साथ थे हमेशा, उनको क्या कह के सम्मानित किया है, उनको ये कहा है कि ये मेरे सगे भाई हैं। ठीक है, मतलब सम्मान देने के लिए। ऐसे अन्य और भी कई जो आंडा से निम्न श्रेणी के थे, यानी उससे निचले वर्ग में आते थे, उनको भी चंगेज खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा था। ठीक है, यानी वो सभी क्या थे, चंगेज खान के नजदीकी थे, चंगेज खान के करीबी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता है, क्योंकि ये जो चंगेज खान के करीबी इनके नौकर थे, ये कहीं ना कहीं मतलब ये दिखाते हैं कि अपने स्वामी से यानी चंगेज खान के प्रति इसका कैसा गहरा भाव है वो हमको पता लगता है। इस तरह से नए वर्गीकरण ने पहले से चला आ रहा जो सरदारों का जो पहले से चले आ रहे सरदारों के अधिकार थे उसको सुरक्षित नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अब नए नए लोगों को सेना में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नया वर्गीकरण हो गया है, तो कहीं ना कहीं चेंज आ गया है। जबकि नए तरह से उभरे जो अभिजात वर्ग थे, इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त करी। अब ये जो नए नए लोग थे, नए नए जो समूह उभर रहे थे, ये किस लिए जाने जाते थे? ये इसलिए जाने जाते थे कि वो चंगेज खान के कितने नजदीक थे, कितने उसके करीब थे। तो ये एक ऐसा नया अभिजात वर्ग यहाँ पे उभर कर सामने आया था। ये जो नई श्रेणी थी, ठीक है, इसमें चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। चंगेज खान ने क्या किया था, नए नए क्षेत्रों को जीता था। जो नए नए क्षेत्र उसने जीता था, ठीक है, उस क्षेत्र को अपने चारों पुत्रों को बांट दिया कि भाई लो तुम यहाँ पे क्या करो, शासन करो। इससे उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का मूल अर्थ होता है निश्चित भूभाग नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत गहरा अर्थ है इसका, यह पेपर में क्वेश्चन आता है। उलूस क्या था, तो उलूस समझिए, चंगेज खान ने क्या करा, नए नए क्षेत्रों पे आक्रमण करा। मान लो ये क्षेत्र है, चंगेज खान ने इसको जीत लिया। ठीक है, ये क्षेत्र चंगेज खान ने जीत लिया। अब उसने अपने पहले बेटे को दे दिया। फिर चंगेज खान आगे गया, उसने दूसरा क्षेत्र जीत लिया। मान लो ये क्षेत्र उसने दूसरे को दे दिया। फिर आगे गया, उसने तीसरा क्षेत्र जीत लिया, तो मान लो उसने अपना वो तीसरे बेटे को दे दिया, ऐसे ही चौथे बेटे को दे दिया। तो चारों बेटों को क्षेत्र बांट दिया। अब बोल दिया कि तुम इस जगह पे शासन करो। अब ये शासन जो करेंगे उस क्षेत्र को उलूस कहा जाता है। उलूस का मतलब है कोई निश्चित भूभाग नहीं। अब वो निश्चित भूभाग क्यों नहीं है ये समझ लो, क्योंकि जो ये क्षेत्र जीता गया है, कल को फिर से आक्रमण करेंगे और बड़ा कर देंगे उस क्षेत्र को, यानी विस्तार हो जाएगा, फिर और बड़ा हो सकता है कल को। इसलिए उसकी कोई निश्चित सीमा होती नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको उलूस कहा जाता है। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजय और साम्राज्य को बढ़ाने का था। ठीक है, चंगेज खान क्या कर रहा था, नए नए क्षेत्रों को जीतता जा रहा था, सब जगह पे अपना साम्राज्य स्थापित करते जा रहा था, उसको अपने उलूस क्षेत्र में शामिल करते जा रहा था। तो इस तरीके से उसका क्षेत्र विस्तार हो रहा था। उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था जोची, इसको क्या मिला, इसको रूस का जो स्टेपी जो घास का मैदान वाला क्षेत्र है ये मिल गया शासन करने के लिए उसके पहले बेटे को। फिर उसका जो दूसरा बेटा है जिसका नाम है चगताई, उसको जो तुरान का स्टेपी क्षेत्र था, पामीर के पठार वाला जो क्षेत्र था उसका उत्तर वाला, वो मिल गया शासन करने के लिए सेकंड बेटे को। फिर चंगेज खान ने ये संकेत दिया कि था कि जो उसका तीसरा पुत्र है जिसका नाम है ओगोदेई, इसको उत्तराधिकारी घोषित किया गया। ठीक है, और उसको महान खान की उपाधि दी गई। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस चंगेज खान को ऐसा लगता था कि उसका जो तीसरा पुत्र है वो सबसे ज्यादा योग्य है, इसलिए उसको, ठीक है, उत्तराधिकारी के रूप में रखा गया। राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद में अपनी राजधानी काराकोरम में इसने बनाई थी। ठीक है,
चौथा पुत्र था, इसका नाम था तोलोए। ये नाम थोड़े आपको याद रखने में दिक्कत होगी, जैसे जोची हो गया, चगताई हो गया, ओगोदेई हो गया, तोलोए हो गया, ये नाम थोड़े मुश्किल है, इसको अलग से लिख कर याद करना है, ठीक है। तो जो चौथा पुत्र था, इसने मंगोलिया जो क्षेत्र था उस पे शासन करा। तो इस तरीके से चंगेज खान जो था, ठीक है, चंगेज खान ने क्या करा, अपने चारों पुत्रों को अलग अलग क्षेत्र दे दिया शासन करने के लिए, ठीक है। उन क्षेत्रों पे उसके पुत्रों ने शासन किया, यही आपको यहाँ पे समझाया गया है। आगे देखते हैं। चंगेज खान ने एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, मैं आपको पहले ही बताते हुए चल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हरकारा पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चंगेज खान ने एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी। अब ये हरकारा पद्धति क्या है, इसको समझेंगे, ठीक है। यानी कि इस पद्धति के द्वारा राज्य के दूर दराज के जो स्थान थे उसमें भी आपस में कांटेक्ट हो पाता था। जैसे आज के समय में क्या है, लोगों के पास मोबाइल है, आप किसी भी क्षेत्र दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो आपके पास उसका फ़ोन नंबर है और आप उससे बातें कर सकते हो, सेकंडों में आपकी कॉल मिल जाती है। तो आज के समय में तो बहुत आसान है। उस जमाने में जब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे तो संदेश कैसे पहुंचाए जाते थे, सोचो, चिट्ठी वगैरह के द्वारा पहुंचाए जाते थे या फिर अपना दूत भेजा जाता था, जिसमें काफ़ी समय लग जाता था। लेकिन इसने एक ऐसी पद्धति अपना रखी थी जिसको हरकारा पद्धति कहा जाता है। ये इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि बहुत कम समय में दूर दूर के इलाकों में, जैसे मान लो मंगोल साम्राज्य बहुत बड़ा था, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य में इसका नाम आता है। अब इस क्षेत्र से अगर इस क्षेत्र में जानकारी पहुंचानी है, सूचना पहुंचानी है, तो कितना समय लग जाएगा, सोचो, कई दिन लग सकते थे। लेकिन इनकी इस पद्धति से बहुत कम समय में क्या होता था, संदेश पहुंच जाता था, ठीक है। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ और बलवान घोड़े और घुड़सवार संदेशवाहक तैनात होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे मान लो चौकियाँ इनकी, एक चौकी यहाँ पे है, फिर 10-20-30 किलोमीटर दूर एक चौकी है, फिर एक और चौकी है, फिर इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता था, हमेशा संदेशवाहक और घोड़े वगैरह जो थे वो तैयार रहते थे। कोई भी संदेश अर्जेंट में पहुंचाना हो तो घोड़े वगैरह लेके तुरंत दूसरी चौकी पे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, इस तरीके से हो जाता था। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल जो थे वो अपने यायावर, ये जो पशु समूह थे, ठीक है, अपने घोड़े या फिर अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। यहाँ के लोग भी इनको टैक्स के रूप में अपने पशु वगैरह दे देते थे और इसे कुबकुर कर कहा जाता था, ठीक है। इसको कौन सा टैक्स कहा जाता था, इसको कुबकुर टैक्स कहा जाता था। इस उगाही को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, यानी वो जो लोग थे अपनी मर्जी से ये वाला टैक्स देते थे, जिससे कि इनकी हरकारा पद्धति जो है आसानी से चल सके, ठीक है, संदेश आसानी से पहुंचाया जा सके। चंगेज खान की मृत्यु होती है, उसके बाद ये जो हरकारा पद्धति थी इसमें और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति और विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देते थे, क्योंकि लोग बिल्कुल हैरान हो जाते थे कि इतनी तेजी से इतनी दूर तक संदेश कैसे पहुंचा देते हैं ये लोग, ठीक है। इसको लेकर लोग बहुत हैरान होते थे। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के जो दूर दूर के स्थान में होने वाली घटना थी उस पर निगरानी करने में कहीं ना कहीं इसको सहायता मिलती थी। मान लो इतना बड़ा साम्राज्य है, ठीक है, इतने बड़े साम्राज्य में इस जगह पे कोई घटना हो गई तो दूसरी जगह पे कैसे पहुंचेगी, बहुत मुश्किल था, क्योंकि भाई आज की तरह टेलीविजन इंटरनेट तो था नहीं। तो ऐसे में ये जो हरकारा पद्धति थी इससे कुछ ही समय में आसानी से संदेश दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता था, जिससे कि सभी लोग हैरान रहते थे कि कितनी आसानी से ये इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, जीते हुए लोगों को अपने नए यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। यानी कि कहने का मतलब है ये जो चंगेज खान और इसके पुत्र जो थे, ये जिन क्षेत्रों को जीतते थे उन लोगों को इनसे कोई लगाव नहीं था, क्योंकि उनको तो ये मारपीट के जीत रहे हैं ना वहां से। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में जो युद्ध हुए थे उसमें अनेक नगर इन्होंने नष्ट कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत ही जालिम टाइप के होते हैं, बेरहम होते हैं, क्रूल होते हैं, ठीक है, बहुत गलत व्यवहार करते थे। जहाँ पे युद्ध करते थे सारा व्यापार, बाजार, नगर, ठीक है, सब चौपट कर देते थे। तो कृषि भूमि को भी हानि हुई, व्यापार भी इनका खत्म कर दिया, हजारों लोगों की जान चली गई, इससे कहीं अधिक बहुत सारे लोगों को दास बना लिया गया। तो इस तरीके से यह विभिन्न जो इनके अभियान होते थे उसमें यही सब करते थे, व्यापार को चौपट कर देना, फसल को चौपट कर देना, लोगों की जान ले लेना, ठीक है, उनको दास बना लेना। इसीलिए लोग इनको क्या करते थे, पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे। अमीर लोगों से लेकर कृषक वर्ग सभी को बहुत ज्यादा कष्टों का, बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब आगे देखो, चंगेज खान को लेकर ना
पेपर में क्वेश्चन आता है कि चंगेज खान कैसा था, तो चंगेज खान को लेकर दो विचारधारा है, ठीक है। दो विचारधारा कौन सी है? कुछ लोग तो कहते हैं भाई चंगेज खान बहुत अच्छा था, कुछ लोग कहते हैं चंगेज खान बहुत बुरा था, ठीक है। तो देखिए, कुछ लोग चंगेज खान को कहते हैं कि वो विजेता था, अलग अलग क्षेत्रों को वो जीतता था, नगरों को वो तबाह करने वाला व्यक्ति था, यानी नगरों को वो नष्ट कर देता था, तबाह कर देता था, हजारों लोगों का हत्यारा था, क्योंकि भाई हजारों लाखों लोगों को उसने मारा था, बहुत ही वो निर्दयी व्यक्ति था, बहुत ही बेकार व्यक्ति था। कुछ लोग चंगेज खान को इस तरीके से बताते हैं, कुछ इतिहासकार, ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकार उसको इस तरीके से भी दिखाते हैं, कहते हैं कि चंगेज खान एक महान शासक था, कबीले को उसने संगठित किया, ठीक है। चाइना के जो लोग थे, जो चाइनीज लोग थे, उनका ये शोषण करता था, ठीक है। ये कह रहे हैं कि चीनियों के शोषण से मुक्ति दिलाई, सॉरी, जो चाइनीज लोगों का जो शोषण होता था, क्योंकि जब चंगेज खान नहीं था उससे पहले कई बार चाइनीज से भी इनके विवाद थे, तो उससे इन्होंने मुक्ति दिलाई, ठीक है। और विशाल साम्राज्य बनाया, क्योंकि आपको पता है कि मंगोल साम्राज्य कितना बड़ा था, और इसमें कहीं ना कहीं चंगेज खान का हाथ तो था, बड़ा साम्राज्य बनाया था। व्यापार के रास्तों में उसने सुधार किया, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ठीक है, कुछ इतिहासकार मानते हैं। तो चंगेज खान को लेकर ये सारी चीजें मानी जाती है, तो आप पेपर में आता है तो आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्या स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है, और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, टाइम निकाल के आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करें वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।